जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी 2-4 दिन में आ जाएगा। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके जस्ट बाद आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सोचे हैं कि हम जो भी आपका तैयारी है वो हम ही करा देंगे। समझ गए ना? तो ये तो मेरा बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का सेट 1 होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती 16/12/2020 द्वितीय पाली को मेरा एग्ज़ाम पड़ा हुआ था। सोचे अपने वाला एग्ज़ाम से शुरू कर देते हैं। ये आपका कुछ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, 484 पोस्ट पे आया हुआ था। ठीक है, 16/12 को 2 पालियों में आयोजित किया गया था, मेरा सेकेंड पाली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलेबस का हम बात करें तो आपका जैसे पहले में सामान्य हिंदी है, तो हिंदी से आपका 20 गो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जब इन बताएंगे। जीके से आपका 30 गो। ठीक, मैथ और रीजनिंग M+R 25 गो। ठीक, अच्छा, साइंस साइंस आपका 25 गो, यही सिलेबस है। हिंदी जीके में आपका बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस सब से 30 गो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग मिल से ऐसा देखा गया है कि आपका मैथ से 10 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहता है। साइंस से आपका साइंस और इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये 4 गो सेक्शन मिलके 25 गो क्वेश्चन रहता है। समझ गए ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर आपका ये क्वेश्चन है। आज इस सेट में 16/12/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था 100 क्वेश्चन का, आज इसमें हम 50 से 52 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये मेरा पार्ट 1 होगा। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, ये तो होगा नहीं। तुले हुए हैं, ये नहीं होगा। आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, तुले हुए हैं, ये तुला लिखा हुआ है इसलिए नहीं होगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए दूसरा का क्वेश्चन है, किस समूह के सभी गति के अनेकार्थक यानी गति के पर्यायवाची शब्द है? गति को हम लोग चाल भी बोलते हैं लोग साइंस के भाषा में। तो देखिए इसमें कहीं चाल दिया हुआ है? गर्दन, गहरा, घना, इसमें तो दिया ही नहीं है, इसमें दिया ही नहीं है, इसमें दिया ही नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन मार लीजिए। एक हम बेस्ट अप्रोच बताएंगे। सेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड के जैसा कैसे अपना दिमाग लगाता है उसी के बारे में बताएंगे। समझ गए ना? बाकी मेरा कंटेंट होगा वो बेस्ट होगा, डिसाइड आप लोग करिएगा लो। तो गति को चाल बोलते हैं लोग, समझ गए? तो बाकी मोक्ष और हालत ये भी याद कर लेंगे लोग। गति का समानार्थक शब्द चाल, हालत, मोक्ष याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, प्रवृत्ति का सही विलोम से, विलोम मतलब उल्टा, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? निवृत्ति। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द, देखिए तत्सम और तद्भव दो गो शब्द होता है। जैसे कि अश्व, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा। तो ये अश्व आपका तत्सम हो गया और घोड़ा आपका तद्भव हो गया। मतलब संस्कृत वाला जितना शब्द होगा, अश्व, गजह, ये सब तत्सम है। अश्व मीन्स घोड़ा, गजह मीन्स हाथी। तो हाथी और घोड़ा क्या हो गया? तद्भव हो गया। आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हमको हिंदी वाला वर्ड चुनना है, संस्कृत वाला नहीं। दधी, दधी तो आपका संस्कृत वाला वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। द्रोण, द्रोण मतलब होता है दोना, ये भी नहीं होगा। ठीक, दीपक, दीपक को, दीपक का हिंदी दिया होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। दीढ़ी, दीढ़ी होता है ना,
दीढ़ी आपका, दीढ़ी मतलब देखना होता है। दीढ़ी मतलब देखना। दीढ़ी एक संस्कृत वर्ड है। दीढ़ी एक संस्कृत वर्ड है, तो हमको संस्कृत वाला ही चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीढ़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीढ़ी। दीढ़ी मतलब देखना, दृष्टि। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद भी करते चलना है, समझ गया ना? चलिए, ये बात तो समझ में आया। अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्व तत्सम हो गया, घोड़ा क्या हो गया? तद्भव हो गया। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा। नेक्स्ट है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मतर्य का विलोम मर्त्य, मर्त मतलब होता है जो मरने वाला हो, ठीक। मरना का अमर हो जाना, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अमर, जो कभी ना मरे, अमर। हम लोग नश्वर, नश्वर का अमर हो गया, समझ गए ना? चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द अपना पराया नहीं है? अपना पराया ये तो ठीक है, विलोम शब्द ठीक है। देव दानव, नया पुराना, आहार भोजन, ये आपका नहीं है, समझ गए ना? उल्टा शब्द ये दोनों का मैच नहीं करता है। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, शतावधानी शब्द के लिए वाक्यांश। शतावधानी शब्द का मतलब होता है एक साथ 100 बात को याद रखने वाले को शतावधानी बोलते हैं। एक साथ 100 बातों को याद रखने वाले को शतावधानी बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट मेरा पैसेज दिया हुआ, ये पैसेज को पहले पढ़ेंगे लोग। गद्यांश है, क्रोध जीव मात्र के स्वभाव से जुड़ा हुआ वह भाव है जो अपनी असफलताओं तथा अपनी 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 दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे पक्ष के विरुद्ध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध का विकराल रूप जुनून है। व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तो वह जघन्य अपराध भी कर बैठता है। इस अवस्था में उसे मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है और न ही ज्ञान का। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करने देना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है दूसरे को क्षमा करना सीखे, बीती हुई बातों को भूल जाए और किसी को चोट न पहुंचाए। केवल कल्पनाओं में नहीं, वास्तविकता में भी जिए। क्लियर? चलिए अब इसका आंसर देते हैं। बहुत इजी है। क्रोध का विकराल रूप क्या है? क्रोध का विकराल रूप क्या है? तो क्रोध का विकराल रूप अपने न इधर पढ़े थे। क्रोध का विकराल रूप यहाँ पे देखिएगा। क्रोध का मनुष्य को क्रोध व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण, इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। क्रोध का विकराल रूप जुनून है। तो क्रोध का विकराल रूप क्या है? जुनून है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुनून। आप उसका चर्च से, क्रोध का विकराल रूप क्या होता है? जुनून होता है। क्लियर? 1 मिनट थोड़ा रुकिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध का विकराल रूप जुनून होता है, ठीक। चलिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध है। अभी उधर पढ़े थे लोग। क्रोध में व्यक्ति का उस किसके ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर वो अपना नियंत्रण खो बैठता है, ठीक। आंसर दे दीजिएगा। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है? वह दूसरे को क्षमा करना सीखे, दूसरे की कमियां नहीं, दूसरे को क्षमा करना सीखे। उसमें आंसर दिया हुआ है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन गुणों का बोध नहीं रहता है? मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। क्रोध में व्यक्ति को उसके मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। क्लियर हो गया? कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से 13 नंबर, निम्नलिखित में आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का हमको विलोम शब्द बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब पास आना, विकर्षण मतलब दूर जाना, ठीक।
कौन सा शब्द तत्सम है? अभी न बताए तत्सम वाला, संस्कृत वाला शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मत्स्य मतलब मछली, तो मछली तद्भव हो गया, मत्स्य तत्सम हो गया। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? लता का पर्यायवाची नहीं है। बेली मतलब होता है लता, ठीक। प्रतान मतलब होता है लता। बल्ली मतलब होता है लता, ठीक है। बल्ली मतलब लता। और इसमें आप जानते होंगे भेक मेढक को बोलते हैं लोग, भेक मेढक को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। भेक, भेक उसका पर्यायवाची नहीं है। लता का पर्यायवाची ई रट लीजिएगा, बेली प्रतान बली, लता का पर्यायवाची होता है। भेक मतलब मेढक होता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? शोभा का मतलब होता है सुषमा। शोभा, सुषमा, शोभा का मतलब सुषमा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली को चपला बोलते हैं लोग, तड़ित बोलते हैं लोग, चपला बोलते हैं लोग, दामनी बोलते हैं लोग, सहायक नहीं होता है, ठीक है। तो ई दामनी बिजली का पर्यायवाची होता है, तड़ित बिजली का पर्यायवाची होता है, चपला बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सब याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो सूत पुत्र, ऑप्शन ए सी है, सूत पुत्र अयथी को बोल रहे हैं, कर्ण को बोला जाता था, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बाकी सब उसका पर्यायवाची है, इसको भी देख लेना है। चलिए, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध हमको चुनना है। अशुद्ध, निवृत्ति, निवृत्ति ई गलत दिया हुआ है, ठीक है। निवृत्ति इस तरह रहता है, नि ई वाला ती, ठीक है, निवृत्ति। क्लियर हो गया? चलिए, अधीन ठीक है, समझ गए ना? अधीन ठीक है, गरिष्ठ ठीक है, उत्पात ठीक है। चलिए, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? नुकसान का मतलब हानि होता है, नुकसान का मतलब हानि होता है, तो ये तो होगा नहीं। तीव्र मतलब तेज, मंद मतलब होता है धीरे धीरे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही हो गया ऑप्शन सी। तो 20 जो क्वेश्चन हिंदी का पूछा था मेरा क्लियर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसा कि हम बताए थे, बिहार स्पेशल, जीके, करेंट अफेयर्स, ये 3 सेक्शन से 30 को सवाल पूछा था। इसी को देखते हैं लोग, जिसमें लिखा है मेरा सामाजिक अध्ययन, मेरा सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ से मेरा जीके का, जीके का कितना सवाल रहेगा? 30 गो रहेगा, ठीक है। तो जीके में है क्या? बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपका फिर से आपका ये हो गया करेंट अफेयर्स। तो चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन मेरा करेंट अफेयर्स से है। अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध डैश थे, ठीक है। इसको अभी भी याद रखना है, जॉन आर रेड का संबंध किस खेल से था? तो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। मान लेते अगर इस सवाल को 2025 में पूछना होगा तो किस तरह पूछेगा? जॉन आर रेड का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किस खेल से था? कौन सा खेल खेलते थे? इनके तो देहांत हो गया अक्टूबर 2020 में, तो कौन सा क्रिकेट खेलते थे? तो क्रिकेट खेलते थे, समझ गए? तो जॉन आर रेड का संबंध, जॉन जॉन आर रेड का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। जॉन आर रेड का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेरा 22 नंबर जो क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी के द्वारा
प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से जब इंडिया लौटे थे 1915 में, उसके बाद भारत में जो पहला सत्याग्रह किए थे वो था चंपारण सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। और ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 1917 में वो अपना पहला सत्याग्रह रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पे करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक। चौरा चौरी 1922 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। दांडी 1930 में हुआ था। इसको भी रट लीजिएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो आप जानते हैं पूसा में है। कहाँ है? पूसा में है। तो समस्तीपुर जिला के पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए। रोसड़ा आपका बेगूसराय में पड़ता है। हाजीपुर आपका वैशाली जिला में पड़ता है। विद्यापति नगर आई थिंक ये भी वहीं पे पड़ता है। समझ गए ना? समस्तीपुर में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूसा। चलिए। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 के तहत वो निलंबन का उनको अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359। ठीक। 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, तो इसको हटा दीजिए। ठीक। अच्छा, आपातकाल जो आपका है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल 352 से लेकर 360 तक लिखा है। क्लियर हो गया ना? तो उसी के बीच का ये कोई आंसर होगा। बात कंसेप्ट को समझिएगा। तो अनुच्छेद 359। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार में था। किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं का? बिहार में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए। जाइमैक्स पूछ रहा है 26 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, 26 नंबर। जाइमैक्स भारत एवं डैश के, तो ज से जापान होता है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। जाइमैक्स JIMEX, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। जे से जापान, आई से इंडिया, यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज जाइमैक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पूछेगा जाइमैक्स किन दो देशों के बीच का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है? तो जापान और इंडिया। समझ में आ रहा है ना? इतना बढ़िया से बता रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे पढ़ाने का तो ढंग बहुत अच्छा है। एक चीज़ हम आप लोग क्लियर कर देना चाहते हैं, मेरा वीडियोज कब आएगा कब नहीं आएगा ये हम नहीं जानते हैं। क्योंकि हमको ड्यूटी के अलावा जब टाइम मिलता है, हमको जब रेस्ट वगैरह का जब टाइम वगैरह रहता है, या जब ड्यूटी नहीं रहता या ड्यूटी से वापस आ गए रहते हैं, तब हम अपना ये वीडियो शूट करते हैं। समझ गए ना? तभी कब आएंगे कब जाएंगे कोई पता नहीं रहता है। बहुत कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आपका ड्यूटी तो 24/7 ऑन ड्यूटी पे हम हैं। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी ना आवश्यकता पड़ेगा तो हम ड्यूटी चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? भद्रबाहु। किन के साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भद्रबाहु से वो दीक्षा लिए थे। इनके गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु का नाम भद्रबाहु था। याद रखिएगा। समझ गया ना? श्रवण बेलगोला में वो अपना अंतिम जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, भारत में पंचतीर्थ का संबंध, पंचतीर्थ ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5 ऐतिहासिक जगह को पंचतीर्थ कहा गया। जैसे कि महू में उनका जन्म हुआ था, नागपुर में वो दीक्षा जहाँ पे शिक्षा लिए थे, इंदू मिल मुंबई में उनका स्मारक है,
लंदन में स्मारक है, दिल्ली के हलीपुर में स्मारक है, तो ये 5 जगह उन्हीं से संबंधित है, समझ गए ना। तो ये बोल रहा है किससे संबंधित है, सामाजिक समावेश से, सामाजिक समावेश से। आगे वाला आपके सवाल में पूछ देगा जो पंच तीर्थ का संबंध किस प्रमुख व्यक्ति से है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थल को पंच तीर्थ कहा जाता है। वो 5 प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, महू है, नागपुर है, इंदू मिल, मुंबई, लंदन है, दिल्ली के हलीपुर है। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है, कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन है जी। चलिए, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं का के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं में बालिकाओं के साथ, रोजगार के अवसरों में बालिकाओं के साथ भेदभाव, और एक ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 99% केसेस में इनमें से सभी आंसर मार दीजिएगा, ठीक। चलिए, 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में शुरू होता है, 1919 में शुरू होता है, ठीक है। इसमें यह था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते थे, ठीक। महात्मा गांधी इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा था। समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट शुरू किया था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा जाता था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 31 नंबर, टू मच इम्पोर्टेंट। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो एक राज्य के लिए सरकार भी इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या भी इम्पोर्टेंट है, सरकार भी इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भूभाग, भूभाग मतलब क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है, और संप्रभुता भी इम्पोर्टेंट है। समझ गए। तो एक सरकार के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, भूभाग मतलब क्षेत्र हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गया, और संप्रभुता हो गया। किसी राज्य के लिए ये 4 इम्पोर्टेंट घटक होता है। लेकिन पूछेगा इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो संप्रभुता होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, संप्रभुता होता है, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। चलिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये किस मंत्रालय के, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। आपदा में एक एनडीआरएफ होता है, एनडीआरएफ, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। डिजास्टर मतलब तो आपदा होता है। चलिए, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, फोर्स मतलब बल है, तो किसके अंतर्गत आएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, गृह मंत्रालय, अमित शाह के अंतर्गत, अमित शाह के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपदा प्राधिकरण का गठन 2006 में होता है, ठीक है, आपदाओं से निपटने के लिए। एक और पूछता है सवाल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। और एक और सवाल इसमें पूछेगा जो इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं। एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, लेकिन ये सवाल पूछ देगा कि आपदा प्रबंधन के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बात को समझते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन होगा भाई, इसी एथी में 83-84 को सही किए थे, समझ गए ना।
नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। एग्जैक्ट अगर डेट पूछ देगा, एग्जैक्ट अगर डेट पूछ देगा तो बताइए एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जैक्ट डेट कब, बालिका दिवस कब मनाया जाता है आप हमको बताइए? 22 जनवरी को। 22 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से होता है। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बता देते हैं, 2016 में नोटबंदी आया था 8 नवंबर को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। समझ गए ना? 2017 में जीएसटी आया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, आसाम में शुरू किया गया था, ठीक है, आसाम में। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे आसाम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, एग्जाम में पूछ देगा आसाम में कहाँ था? आसाम की आसाम की राजधानी दिसपुर, इसका एक शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी एक रेलवे जोन है, वहीं पे शुरू किया गया था। इसका लंबाई अगर पूछ देगा, असम में जो शुरू किया गया नदी रोपवे की लंबाई कितनी थी? तो 1.82 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हम लोग गए थे लोग घूमने, ठीक। चलिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप कमेंट में बताइएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। देखते हैं कौन कौन हमारे वीडियोज को इतना सिंसियरली देखते हैं। और एक चीज़ बता देते हैं, हम इसमें बहुत सारा वीडियो लाएंगे, रोज़ लाएंगे, कोशिश करेंगे। आप उसको पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। समझ गए ना? इसमें हम अपना स्ट्रेटजी जी बता रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है, कांगेर घाटी है, याद रखिएगा, इंद्रावती है, ये सब छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे, छत्तीसगढ़ में 3 गो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। चलिए, वहाँ के रेंज ऑफिसर, एक छत्तीसगढ़ की रेंज ऑफिसर है, तो हमारे कांटेक्ट में है। हम लोग कभी बहुत सारे मुद्दों पे हमको कोई दिक्कत होता है तो उनसे हम पूछते हैं, रेंज ऑफिसर हैं वो। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। देखिए, पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। तो अनुच्छेद 40 में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4 में है, ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज की स्थापना 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हुई थी। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया गया था, जिसको आधार बोलते थे लोग, जिसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। तो बोरा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 28 जनवरी 2009 को शुरुआत हुई थी। उड़ाई की शुरुआत कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को, ठीक है। और इस योजना के तहत एक पहचान पत्र जारी किया गया था, जिसको आधार कार्ड बोलते हैं। आधार कार्ड में 12 गो डिजिट होता है, समझ गए ना? क्लियर? मज़ा आ रहा है ना? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए देखिए, हम जानते हैं जब हम बहुत
मतलब मेरा चैनल बहुत ग्रो कर जाएगा, इतना अच्छा तरीका से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये तो आपका फर्ज बन जाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नीलकंठ भानु प्रकाश। ठीक है, अब आपको इसको 2025 के रेस्पेक्ट में बताना है, समझ गए? कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। ठीक है, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी हुई है? तो लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। ठीक है, लोनार झील, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, खारे पानी की झील है। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश एपी, याद रखिएगा। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है। पुलिकट कहाँ है? पुलिकट तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे है। ठीक है ना? तो क्षुद्र ग्रह से कौन सा झील का निर्माण हुआ है? लोनार झील, महाराष्ट्र में। ठीक, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के में पड़ता है, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत का संसद जो है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। ठीक है, तो एगो याद रखिएगा, सरला, सरला। संसद का जिक्र 79 अनुच्छेद में है, राज्यसभा का जिक्र 80 में है, लोकसभा का जिक्र 81 में है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का जिक्र है? 79 में। राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। सरला से याद हो गया, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह, देखिए 2020 में किस माह में मनाया गया था, ये किसी को पता नहीं रहता है। किसी को इतना करंट अफेयर्स उतना थोड़े याद रहता है, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें याद रहेगा ना, तो आप इस सवाल को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, आप हमको बताइए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जो संगठन है उसका स्थापना 16 अक्टूबर को होता है। उसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय रोम में है। ठीक, तो बताइए ये जो कौन से माह में आयोजित किया जाएगा? तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका जो ये है जिसमें ये बना हुआ है, तो अक्टूबर महीना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह अक्टूबर महीना में प्रत्येक साल 6 से 22 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, काहे? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर को होती है। ठीक है, 16 अक्टूबर को एक सप्ताह का होता है। 16 अक्टूबर 1945 को इसका मुख्यालय रोम में है। चलिए, इटली की राजधानी रोम है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करते हैं? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, इसका जो गठन होता है 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यपाल के द्वारा। क्लियर? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल, जम्मू और कश्मीर को
कुछ याद आ रहा है जम्मू और कश्मीर से? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है 2 भाग में, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक लद्दाख और एक जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। तो लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल थे आर.के. माथुर, लद्दाख के आर.के. माथुर, और जम्मू और कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो जम्मू एवं कश्मीर बड़ा है तो बड़ा के साथ गिरीश चंद्र मुर्मू, छोटा है लद्दाख तो छोटा आर.के. माथुर, थ दोनों में आ रहा है। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और इसमें चीज़ याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर, समझ गया ना? चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा, ये बहुत सवाल पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट के एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? तो ये खानकाह मुनएमिया, ठीक है, ये पटना जिला में है। चलिए, दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का जाना संभव है। तो सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वन में होता है, ठीक है। फॉरेस्ट से रिलेटेड है सवाल है। उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक जैव विविधता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सोना का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटका के कोलार में होता है। कोलार, ठीक है। एक और वहाँ पे एक खान है, कोलार के पास में एक और खान है, उसका नाम है रायचूर, ठीक है। तो आगे एग्जाम में पूछ सकता है, ये रायचूर खान का संबंध किससे है? रायचूर ये कहाँ है? तो कर्नाटका में है, ठीक है। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 F1 एस्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? तो इस सवाल को 2025 के रेस्पेक्ट में आप लोग बताइएगा, 2025 के रेस्पेक्ट में किसने जीता है, ठीक है। और हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो हम 2020 का याद करके क्या करेंगे, 2025 वाला आप लोग कमेंट में बताइएगा, और 1-2 दिन में इसका हम पूरा वीडियो डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरा है अभिनव का 25-30 को क्वेश्चन जीके, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से 30 को क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, जो आपका आगे है पूछ दिया। चलिए अब मेरा साइंस शुरू हो रहा है। साइंस से कितना क्वेश्चन रहता है? 25 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टू मच इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। इतना तो आप समझते हैं, प्रकीर्णन के कारण। तो अपवर्तित तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया है, ठीक है। परावर्तित तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, या तो छोटी तरंगदैर्घ्य, या तो ए ऑप्शन होगा, नहीं तो डी ऑप्शन होगा। देखिए, तरंगदैर्घ्य में जिसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। जिसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा तो स्कैटरिंग कम होगा, ठीक है। तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, यह सही है।
रैले का नियम यही ना बोलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे एक ई ऑप्शन भी देख ली, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक परिकिरणित होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ना, ये नहीं देना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये गलत है। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये दूरी की इकाई है। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक प्रकाश वर्ष इजकल टू 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये निर्वात में भी गमन करता है। समझ में आ गया? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में गमन कर, ध्वनि तो निर्वात में नहीं जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 52 क्वेश्चन का ये मेरा सेट रहा। हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। अपना प्यार दुलार, ये पूरा अच्छा से वीडियो बनाए हुए हैं। समझ गया ना? आप इस पे अपना प्यार दुलार ज़रूर दीजिएगा और आपको आगे का तैयारी भी होता रहेगा। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। बाय बाय।